सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो का मामला और अब ये फैसला किया गया उनको हटाने का, और अभी ये खबर हमने आपके साथ शेयर की कि अब ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब से कुछ देर पहले फ़ारूक नसीम साहब जो कि वज़ीर क़ानून हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि कुछ देर पहले मुझे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का ख़त मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हमने यानी कि वज़ारत क़ानून ने जज अरशद मलिक साहब को काम करने से रोक दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जज अरशद मलिक को वज़ारत क़ानून को रिपोर्ट करने को कहा गया है। जज को रिश्वत या धमकी देने से मुतालिक भी सज़ाएँ मौजूद हैं। बयानी हल्फी को देखा जाएगा तो ये फ़ैसला मेरिट पर दिया गया। हम कानून और इंसाफ के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़रूरी ये बात है कि बयानी हल्फी में क्या है। उन्होंने ये भी कहा, उसके बाद शहजाद अकबर उनके साथ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जज के बयान हल्फी में एक माफिया की जानिब इशारा किया गया है। ये पूरी दास्तान है जो रिश्वत और धमकियों की तरफ जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जज को काम से रोकने पर फैसले पर असर नहीं पड़ता। फैसला मुअत्तल करना, सज़ा मुअत्तल करना हाई कोर्ट का काम है, और हाई कोर्ट जो भी इस मुतालिक फ़ैसला देगी वो हम मानेंगे, और उसके बाद जो तमाम तरीक़ाकार होगा उस पर अमल किया जाएगा। मैं अपने गेस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। लगारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब माहिर क़ानून है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, सबसे पहले मुझे ज़रा ये बता दें, जो आवाम है उसके लिए थोड़ा आसान अल्फाज में बताइए कि ज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए केस मुकर्रर हो चुका है जज अरशद मलिक को हटाने के हवाले से। अगर हटा दिया भी जाता है तो क्या फ़ैसला फौरी ही मुअत्तल हो जाएगा, सज़ा फौरी ही मुअत्तल हो जाएगी, या फिर क्या प्रोसेस होगा? देखिए सुमैया, इसका प्रोसेस ये है कि जहाँ तक उनकी सज़ा की मुअत्तली का ताल्लुक़ है, वो अपील तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और इस वक्त हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है कि ये जो वीडियो का इशू है इसको उनके केस के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। तो उनकी सज़ा की मुअत्तली का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट कर सकती है, और जब तक मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या किसी और फोरम पे एजुडिकेट नहीं हो सकता। सही। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है उसमें ये इस्तदा की गई है कि आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि एक देखिए इसमें हुआ ये है सुमैया कि कानूनी सिचुएशन को छोड़ के एक मोरल जो सिचुएशन है वो बहुत हद तक ख़राब हुई है कि अदलिया का एक शख्स जो इतने बड़े केस के साथ इन्वॉल्व था, उसके साथ बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो रही थीं, और वो ख़ुद भी विलिंगली या अनविलिंगली इन कार्रवाइयों का हिस्सा था, और किसी बंदे ने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। आप देखें, इसमें मॉनिटरिंग जज भी अवेलेबल थे सुप्रीम कोर्ट के। क्या इस जज साहब ने उनको का एतमाद में लेने की कोशिश की कि मेरे पे दबाव है, या मुझे हरास किया जा रहा है, या मुझे कंपेल किया जा रहा है? तो ये बहुत सारी सिर्फ एफिडेविट पे कह देना कि जी मेरे साथ ये हुआ है और मुझे इस किस्म के हालात से गुजरना पड़ा, ठीक है, दैट डज नॉट मीन एनीथिंग। आपने ये देखना है कि जज साहब का कंडक्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे क्या था। लेकिन जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, उसका जवाब यही है कि सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही उनकी सजा को मुअत्तल करे ऑन द बेसिस ऑफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिसकंडक्ट ऑफ ए जज वो जज की हद तक है। ठीक, हाई कोर्ट ने ये भी देखना है कि मिसकंडक्ट के साथ साथ उन्होंने किन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा जिनको मद्देनजर रख के सजा हो सकती थी, या वाइस वर्सा। तो मतलब ये है कि उन्होंने क्या मेरिट पे फैसला किया। आसिफ अली जरदारी साहब के केस में ये हुआ था
कि मलिक क़य्यूम और शहबाज शरीफ और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया था, और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरी साहब ने ये फैसला लिखा तो उसमें ये कहा गया था कि इन लोगों ने जो बात टेलीफोन पे की। ब्रेक हमें लेना है और हम लगारी साहब से भी बात करेंगे। ज़ाहिर है जो हमारा टॉपिक है जज साहब को हटाने के हवाले से, और अब वो समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, 16 जुलाई को उसकी समाअत है। इस बारे से हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। लगाई साहब, अभी तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है और अब जज साहब को हटाने का मामला है, ज़ाहिर हाई कोर्ट ही फैसला करेगी। आपका क्या मौक़िफ़ है इसमें? एक तो जज साहब को काम करने से रोक दिया गया है, ये तो एक हो चुका है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के कंडक्ट के बारे में या जो भी सूरत हाल है उसके बारे में चला गया है। और वो जो केस है जिसके अंदर सज़ा हुई है मियां नवाज शरीफ को, वो सज़ा यूं कि तुम बरकरार है, इसलिए कि वो सज़ा जिस ट्रायल कोर्ट ने दी थी वो सज़ा कोई भी शख्स, फ़र्द, इदारा, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं तब्दील कर सकती है अनटिल वो जो अपीलेंट कोर्ट है वो उसको टर्न डाउन करे या बरकरार रखे। ये दोनों सूरतें हैं। तो ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही ये फ़ैसला करने की मजाज होगी। उसमें भी ये सारा कुछ जो सामने आया है इसको पेश नज़र नहीं रखेगी कोर्ट उस वक्त तक जब तक कि उसके नोटिस में ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया जाएगा। एक बयान हल्फी आया है, उस बयान हल्फी के ऊपर भी जरा हो सकती है और होगी और वकील करेंगे और जब उसके मेरिट पर बात होगी, लेकिन तब भी जब ये पूरे की पूरी अगर कोई वीडियो है, अगर कोई रिकॉर्ड है, अगर कोई चीज़ है, जब तक वो कोर्ट में नहीं जाती हो और उस रिकॉर्ड के भी तो सबूत पेश करने होंगे कि किसने रिकॉर्ड किया, किसके मोबाइल से हुआ, शख्स कौन था। लेकिन ये तो प्रोसिक्यूटर का काम है, वो जो वहाँ पर है नैब का प्रोसिक्यूटर है जो केस लड़ रहा है, अगर उसने वो सारे सवालात उठाए जो आपके जहन में हैं, जो मेरे जहन में हैं, जो आम व्यूअर के जहन में हैं, आम पाकिस्तानी के जहन में हैं कि जी अच्छा ये सारे सवालात पैदा हो रहे हैं, क्या वो सवालात नैब का प्रोसिक्यूटर उठाता है? बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि नैब का प्रोसिक्यूटर चुप करके बैठ जाता है और वो सवालात नहीं उठाता है, तो फिर वो केस से फ़ायदा मिल जाता है, उनको कमज़ोर हो जाता है। तो एक तो ये है कि ये केस किसी मुतालबे के ज़रिए या किसी मुतालबे के मानने के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकता, ना इसमें इक्वेटल हो सकता है अनटिल के सुपीरियर जुडिशरी इसका फ़ैसला न करे। और वो भी ये नहीं है कि अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया तो वो हतमी नहीं होगा तब तक कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी फ़ैसला जब फिर रिव्यू की तरफ जाता है तब जाएगा, तो फिर आखिर ये मामला होगा। इस वक्त जो है, इस वक्त तो इस मामले को ये सारे का सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के सामने पेश किया जाएगा। क्या जो फरीक है, जिस फरीक को सज़ा हुई है, क्या वो या उनके वकला जाकर ये सारा मटेरियल पेश करते हैं? क्या ये जो जज साहब ने आज एक बयान हल्फी दिया है, क्या उसको उसका रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है? वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के लिए हाई कोर्ट आज खुद फैसला करती है या उसकी तरफ कोई दरख्वास्त पेश करता है कि जनाब इस बयान हल्फी को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए? तो एक प्रोसेस है और प्रोसेस के बाद ही ये मामला आगे चलेगा। और उसके बाद भी एक बड़ा अहम सवाल जो फ़रोग़ नसीम साहब की गुफ्तगू से उठा है वो ये था कि इस कानून के तहत, नैब के कानून के तहत असल मामला जो शुरू हुआ था वो था मनी ट्रेल का। क्या मनी ट्रेल दे दी गई? नहीं दी गई। और अगर मनी ट्रेल नहीं दी गई है तो वो जो कानून है वो ये कहता है कि बारे सबूत जो है वो है मुल्ज़िम के ऊपर। तो क्या ये कोई मनी ट्रेल देने में कामयाब होते हैं तभी ये सारी सूरत हाल जो है वो सामने भी आ सकती है और उस पर फिर कोर्ट कोई फैसला करती है। बिल्कुल सही, यही जो असल मामला है शुएब साहब वो है मनी ट्रेल का। खुद फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा कि जब तक मनी ट्रेल नहीं दी जाती ये जो फैसला है, सज़ा जो है ये इस तरीके से मुअत्तल नहीं की जा सकती, फैसला मुअत्तल नहीं किया जा सकता, ये इसी बात से मशरूत है। तो वाक़ईतन ये जो मामला है ये इतना भी आसान नहीं होगा।
देखिए सुमैया, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसमें प्रोसेस यही है कि क्या जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो मेरिट पे बेस था या नहीं था। अब वो जिस तरह सारे लोग बात कर रहे हैं कि इशू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ये था कि इन्होंने मनी ट्रेल देनी है जी। अब हमने उस फैसले में ये देखा कि जज ये लिख रहा है कि इन लोगों ने मनी ट्रेल नहीं दी। तो जब हाई कोर्ट उस फैसले के बारे में अपील को सुनेगी तो उनके दिमाग में सिर्फ ये सवाल होगा, मिसकंडक्ट का इशू सेपरेट है। सही है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कौन सी एविडेंस की ज़रूरत थी, जिस एविडेंस को पेश किया गया और जज साहब ने उस एविडेंस को इग्नोर करने के बाद फैसला किया। ठीक है जी। ये सिंपल ये नहीं हो सकता कि जज साहब वाज कॉम्प्रोमाइज या उनको थ्रेट दी जा रही थी या वो डरे हुए थे, उन्होंने फैसला किया तो ये केस खत्म हो गया। असल पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो एविडेंस सबमिट की गई थी वो जो प्राइमरी एविडेंस थी उसको क्या जज साहब ने इग्नोर किया? जज साहब ने बिल्कुल इग्नोर नहीं किया। जज साहब को वो एविडेंस दी ही नहीं गई जो प्राइमरी एविडेंस थी, जिस एविडेंस की बेस पे उनका इक्विटल हो सकता था। तो हाई कोर्ट ने मिसकंडक्ट को भी चेक करना है, साथ ये भी चेक करना है कि वो फैसला क्या मेरिट की बुनियाद पे सही था या गलत था। तो मेरिट की बुनियाद पे जिस लगारी साहब कह रहे हैं, उन्होंने 3-4 सालों में 600 फोरम पे ये जवाब दे ही नहीं सके। ठीक है जी। कि मनी ट्रेल है क्या। बिल्कुल। तो हाई कोर्ट देखें, ये डिसिप्लिनरी एक्शन ये बहुत सारे होते हैं। ये मैं इस हिसाब से ये बात कर रहा हूँ। देखें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मरियम नवाज शरीफ क्यों अदालत में ये अपील के दौरान ये केस खुद लेके क्यों नहीं जा रही हैं? ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन अगर उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया अपने वालिद साहब को निकालने के लिए, तो जाहिर सबसे आसान तरीका है आप जाइए और ये जो एविडेंस आप कह रही हैं वीडियोस की सूरत में और भी आपके पास हैं तो आप लेकर जाइए और छुड़ा लीजिए अगर आपको लगता है कि भाई ये एविडेंस बिल्कुल सही है। पॉइंट अगेन शेर वज़ीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का आपने प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कुछ कमी है तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में लगाई साहब ये बात भी करना ज़रूरी है। ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें अब एहतजाज की तरफ जा रही हैं और आज सक्खर में अभी आपने सुना बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे थे कि हमने तो अभी मुहिम भी शुरू कर दी है, एहतजाज की भी हम कॉल दे रहे हैं इस महंगाई के ख़िलाफ़। आपको क्या लग रहा है, क्या सिनेरियो, क्या मंजरनामा बनने जा रहा है कुछ दिनों में? मेरे ख्याल में अपोजिशन को तो किसी हद तक रिस्पांस मिलेगा, इसलिए कि हुकूमत ने कोई चीज़ डिलीवर करनी थी वो नहीं किया है। हुकूमत ने लोगों को कुछ देना था, उन्होंने नहीं दिया है। पिछले 11 महीने के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ होती, आज रोटी जो है एकदम जंप करके 15 रुपये पर चली गई है और ताफ्तान जो 20-25 रुपये चला गया है, तो ये तो मुसीबत हो गई है लोगों के लिए। क्या एक रोटी इंसान का हक नहीं है? एक घर में 8 आदमी हैं और 8 आदमियों को आप उस हिसाब से लगाएं कि 20 रुपये की एक रोटी है तो वो कितने की उनको रोटी पड़ रही है। अगर 8 आदमियों के लिए 16 रोटियां आती हैं या 20 रोटियां कुछ लोगों के लिए आती हैं तो वो एक रोटी 20 रुपए के 400 रुपए की रोटियां, क्या वो इतना कमा रहा है? सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए उसके पास पैसे हैं? उसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक वक्त का खाना खा सके, वो भी रूखा सूखा प्याज चटनी के यही तो मसला है। यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं। शब्बर जती साहब कह रहे हैं कि हमने तो कोई टैक्स नहीं लगाया। दिखा दें मुझे वो डॉक्यूमेंट कि मैंने मैदे पर या आटे पर कोई टैक्स लगाया। तो फिर ये सवाल किया जाए ना कि चीज़ें बाकायदा ऐलान करके की जा रही हैं कि हम कीमत बढ़ा रहे हैं, तो कीमत बढ़ाएंगे। अगर आटे की कीमत ना बढ़ाइए तो ईंधन की कीमत बढ़ी है। अगर उसकी कीमत नहीं बढ़ी है तो ये नहीं बता सकते हैं कि जनाब 200 गुना, तकरीबन 160 गुना 165 गुना जो है इन्होंने गैस की कीमत बढ़ाई है। तो क्या वो असल चीज़ ये है कि किसी चीज़ की भी तैयारी में महज एक आटा नहीं होता है। हो सकता है कि नमक की कीमत बढ़ी हो सकता है कुछ और चीज़ों की कीमत बढ़ी हो जिससे अल्टीमेटली असर पड़ा। लेकिन लगारी साहब, अब ये महंगाई तो अपनी जगह है ना, इस महंगाई को क्या कंट्रोल अपोजिशन कर सकती है इस एहतजाज से? एहतजाज तो करना हक है ना, हर शहरी का हक है, हर आदमी का हक है, एक पॉलिटिकल एंटिटी का। उनका सियासी लोगों का क्या काम है? सियासी लोगों का तो ये काम है ना कि वो प्रोटेस्ट करें और पीसफुली प्रोटेस्ट करें। इसको दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी आइन, कोई भी जो है वो ज़ाब्ता उसको रोक नहीं सकता है कि लोग प्रोटेस्ट न करें। क्या हुकूमत को अपनी ग्रीवेंसेस से आगाह करने के लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? ये तो यूनिवर्सल तरीक़ाकार है। तो अब हुकूमत का काम है ना कि वो चीज़ें जो उसके हाथ से निकली जा रही हैं उनको तो कंट्रोल करे ना। जो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्या बाकी महंगाई को आपने रोकने के लिए किन किन चीज़ों पर इक़दामात किए? लोगों को इस बात पर तो एतमाद में लें कि जनाब महंगाई रोकने के लिए हमने ये किया। इक़दामात तो कोई नहीं है, बल्कि तो अभी ये भी खबर है कि गैस की और बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी।
तो जब आप कमिटमेंट करके आए हैं और जब आप डिक्टेशन लेकर आए हैं, वो कहते थे कि हम नहीं लेंगे डिक्टेशन, तो डिक्टेशन ली। वो कहते थे कि हम नहीं फैसले हमारे ऊपर, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। जो कर्ज दे रहा है उसकी तो आपको सुननी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपका। और यही अफसोस का मकाम है कि जो भी है अपनी नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमतों पर तो डाल तो देती है, लेकिन डिक्टेशन लेती है IMF से और मजबूर होती है क्योंकि वहाँ से आपको कर्ज मिल रहा होता है। तो ये आवाम है और इसका काम है पिसना। बस इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे होगी पीर को मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।